हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर को। तो द हिंदू एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट। फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम आपके लिए लाए हैं एक कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स जो कि डील करेगा करंट अफेयर्स से ऑफ द लास्ट 1 ईयर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो यहाँ पे मैराथन लेक्चर्स लिए जाएंगे, लाइव डाउट सेशंस और लाइव मॉक टेस्ट के साथ आपकी कॉम्प्रहेंसिवली करंट अफेयर्स के लिए प्रिपरेशंस कराई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए, GS1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज में से ई श्रम पोर्टल क्या है और इसके रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया है। इसके कॉन्स एंड प्रोस डिस्कस किए हुए हैं, इसको देखेंगे। एंड देन रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, ये इशू कुछ दिन पहले आया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं कल लूँगी, लेकिन मैं ले नहीं पाई ये वाला इशू क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर हमारा काफ़ी लेट हो गया था। तो मैंने सोचा इसको आज ले लेती हूँ। ओके, देन इंटरनेशनल रिलेशन में चाइना क्वेश्चंस इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। तो इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर चाइना ने कुछ क्वेश्चंस खड़े करे हैं, इसको देखेंगे। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको समझेंगे। GS3 में बैड बैंक्स क्या हैं और इससे रिगार्डिंग क्या इशू न्यूज़ में था, इसको देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं पहले इशू के साथ। तो देखो इशू क्या है। गवर्नमेंट सेट्स अप बैड बैंक्स टू क्लियर एनपीए मेस। तो एनपीए को क्लियर करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट बैड बैंक बनाने जा रही है। ठीक है, इसका जो अनाउंसमेंट था, इसका जो प्रपोजल था, ये हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट डॉक्यूमेंट में ही कर दिया था। ठीक है, जो बजट था 2021 का, 21-22 का जो बजट था, उसमें ही इन्होंने बता दिया था कि हम ऐसा करेंगे, एनपीए को क्लियर करने के लिए एक बैड बैंक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एनपीए क्या होते हैं ये आपको समझ आना चाहिए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट मतलब ऐसा असेट, ऐसी संपत्ति जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो कुछ भी रिटर्न जनरेट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि सपोज ए कोई बैंक है। ठीक है, ये ए कोई बैंक है और इससे लोन लिया बी ने। ठीक है, बी कोई कंपनी, सपोज कंपनी है या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। ए ने बी से 100 रुपीज़ का कुछ लोन लिया। अब 100 रुपीज़ तो छोड़ो, ये इंटरेस्ट भी नहीं लौटा रहा, बी जो है इंटरेस्ट भी नहीं लौटा रहा। तो बी अगर 90 डेज तक इसका इंटरेस्ट भी नहीं लौटाता तो उस केस में ये जो 100 रुपीज़ है ये नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गई। तो ये एनपीए हो गया किसके लिए, ए के लिए। यानी कि ए का ऐसा असेट हो गया जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ भी रिटर्न जिसने जनरेट नहीं किया। ठीक है, आई होप एनपीए समझ आया। अब इन एनपीएस को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एक बैड बैंक बनाएंगे। अब ये बैड बैंक क्या है, देखो ए के पास ऐसे बहुत सारे एनपीए होंगे। ठीक है, जैसे ये 100 रुपीज़ का है, वैसे 200 रुपीज़ का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये इतने छोटे छोटे एनपीए तो होते नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारे यहाँ पे एनपीए जमा हो गए। तो उससे क्या होता है ना, बैंक की बैलेंस शीट जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है, बैंक की बैलेंस शीट खराब हो जाती है, बैंक के असेट्स यहाँ पे इरोड होने लगते हैं और बैंक की कैपेबिलिटी जो होती है लेंड करने की वो भी खत्म होने लगती है। अब क्योंकि इनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कैसे रिकवर करें। ठीक है, बी बोल देता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ। तो ये पैसे आएंगे कहाँ से, तो इसको रिकवर करने का काम अब कौन करेगा, अब बैड बैंक करेगा। यानी कि बैड बैंक क्या करेगा, बेसिकली जो भी ऐसे बैंक्स हैं जिनके पास एनपीए इकट्ठा हो गया है, वो बैड बैंक जो है ये एनपीएस को खरीदेगा। ठीक है, बैंक को बोलेगा कि आप अपना एनपीए मुझे दो, जो भी रिकवर होगा वो मैं रखूंगा, आप मुझसे अभी इसकी जो भी मार्केट प्राइस है वो ले लो। तो ये कहेगा बैड बैंक। ठीक है, तो बैड बैंक कन्वेज द इंप्रेशन दैट इट विल फंक्शन एज अ बैंक बट हैज बैड असेट्स टू स्टार्ट विद। तो एनपी जो ये बैड बैंक रहेगा, ये है तो बैंक, लेकिन ये बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करेगा, लैंडिंग, क्रेडिट, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। ये क्या करेगा, बैड असेट्स से डील करेगा। जो भी बैड असेट्स हो गए हैं, जो भी एनपीए हो गए हैं, उनको रिकवर करने का काम करेगा। ठीक है, तो टेक्निकली अ बैड बैंक इज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या असेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करेगा। ठीक है, जो कि बैड लोन्स जो कमर्शियल बैंक्स ने लिए होंगे या जिसने भी बैड लोन्स लिए होंगे, यानी कि जिसने भी एनपीए किया होगा, उसको उससे जो मनी रिकवर करनी है वो रिकवर कौन करेगा, वो बैड बैंक रिकवर करेगा। ठीक है, तो बैड बैंक इज नॉट इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग अप डिपॉजिट्स बट हेल्प्स कमर्शियल बैंक क्लीन देयर बैलेंस शीट्स एंड रिजॉल्व बैड लोन्स। तो ये लेंडिंग, क्रेडिटिंग कुछ भी नहीं करेगा, डिपॉजिटिंग वगैरह कुछ नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ऐसा बैंक होगा जो कि बैलेंस शीट क्लियर करने में हेल्प करेगा जो बाकी कमर्शियल बैंक है उनकी।
आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे वर्किंग कैसे होगी। सपोज कि जो ए बैंक है इसके पास बहुत सारा एक्स एनपीए हो गया, ठीक है, एक्स अमाउंट जो है वो एनपीए हो गया। अब ये क्या करेगा, और ये एनपीए किसने किया, सपोज बी ने किया है, ठीक है। अब ये ए क्या करेगा, ए के पास बैलेंस शीट खराब हो रही है, ए का पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, कोई असेट ही नहीं, कोई असेट परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो बैड बैंक है, ठीक है, बैड बैंक जो है ये ए से बोलेगा कि आप मुझे जो आपका एक्स एनपी हो गया है ना वो आप मुझे बेच दो, मैं आपको उसके बदले मार्केट प्राइस दे दूंगा, और इसमें से जो भी रुपया रिकवर होना होगा, बी से जो भी रुपया रिकवर करना होगा मुझे वो मैं कर लूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब बैड बैंक इसमें क्या देगा, ए को क्या देगा, बैड बैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि बैड बैंक कैसे पे करेगा। देखो गवर्नमेंट ने कहा है कि बैड बैंक 15% जो है वो कैश पेमेंट करेगा ए को, ठीक है, यानी कि जिससे भी खरीद रहा है एनपीए उसको 15% कैश पेमेंट करेगा। बाकी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जाएंगी, ठीक है, बाकी सिक्योरिटीज के थ्रू यहाँ पे किया जाएगा ए को। और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की गारंटी कौन लेगा, या फिर इस सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा, इस सिक्योरिटी की गारंटी लेगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा इशू है। तो ये बैड बैंक जो है ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपीस तक का जो एनपीएस हो गए हैं हमारे देश में उनको रिकवर करने का काम करेगा, समझ गए। अब देखो, अब इस इशू के डिटेल में अगर हम जाते हैं, देखो यहाँ पे क्या जरूरत है बैड बैंक की। तो बैड बैंक की क्या जरूरत है इसको देखो। इंडियन बैंक्स पाइल ऑफ बैड लोन्स, तो हमारे बैंक्स के पास काफ़ी बड़ा बैड लोन्स का एक पाइल अप हो गया है, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देखोगे आरबीआई की, तो इन्होंने कहा है कि सितंबर 2020 में लगभग 7.5% एनपीए था हमारे इकोनॉमी में। हो सकता है सितंबर 2021 आते आते एक साल में ये जो है ये 13.5% हो जाए। तो ये एक्सपेक्टेड एनपीए है, ठीक है, और ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। केवी कामत कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। इसमें कहा गया था कि रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रोड्स, टेक्सटाइल ये सब ऑलरेडी स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट ये प्री कोविड टाइम से भी स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। तो आपको एक बैड बैंक बनाने की ज़रूरत है जो कि ये इन एनपीएस से डील कर पाए, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये एक ड्रेन होता है बैंक ऑफ, अब ये एनपीए बेसिकली क्या होता है, ये ड्रेन करता है बैंक के प्रॉफिट्स को, ठीक है। प्रॉफिट्स इरोड हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, और यहाँ पे जो बल्क होता है, जो भी लोन देते हैं वो बैड लोन होने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो पाती। क्रेडिट ग्रोथ जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी भी बैंक है, ए बैंक का पैसा अगर एनपीए हो गया तो उसके पास रिटर्न तो कुछ आया नहीं, तो फिर वो लैंड क्या करेगा, ठीक है, तो क्रेडिट क्या देगा, ये यहाँ पे इशू है। तो क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इस बैड बैंक के। पहला बेनिफिट तो ये कि ये क्लियर ऑफ करेगा उनका बैलेंस शीट, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है उनकी बैलेंस शीट को यहाँ पे क्लियर ऑफ कर देगा। देन कोर बिजनेस लेंडिंग एक्टिविटीज में ध्यान दे पाएंगे जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो, ठीक है। इसके अलावा लार्ज डेटर्स जो हैं इनके कई सारे क्रेडिटर्स होते हैं, और अगर एक बैंक जाके इनकी जो भी लोन रिकवर करना है वो करेगा। देखो मान लो सपोज कि बी है, ठीक है, बी ने यहाँ पे एनपीए क्रिएट किया ना, तो इसने ए से 100 रुपीज लिए थे, ठीक है, सी बैंक से इसने 200 रुपीज लिए थे, डी बैंक से इसने कुछ रुपए लिए थे, 300 रुपीज लिए थे। इन तीनों पे इसने एनपीए कर दिया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गई तीनों, डिफॉल्ट कर दिया इन तीनों लोन्स पे। तो क्या होगा, ए सी और डी इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाएगा कि किस तरह से रिकवर करना है। तो यहाँ पे अगर बैड बैंक इनके तीनों के असेट्स को यहाँ पे खरीद लेता है तो वहाँ पे एक ही बॉडी होगी, तो कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सेंट्रलाइज हो गया ना, एक ही एनपीए जो है वो सेंट्रलाइज हो गया, एक ही बॉडी के पास रह गया। इसके बाद स्पीडियर सेटलमेंट हो पाएंगे, ठीक है, बेटर बार्गेनिंग कैपेसिटी होगी इनकी, ऑलराइट, क्योंकि एक ही जो है लेंडर दिख जाएगा उस टाइम पे, एक ही लेंडर बच जाएगा। इसके बाद ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, rather than looking only for the government। तो देखो ये सिर्फ कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी पैसा ले सकते हैं टू इन्वेस्ट इन दीज कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। यानी कि जब ए जो कि बैंक जो डिफॉल्ट हो गया, जिसमें एनपीए क्रिएट हो गया है, जब बैड बैंक इससे लोन खरीदेगा, ठीक है, जो भी एनपीए इसका खरीदेगा तो इसको कुछ कैश देना पड़ेगा। तो वो कैश कहाँ से आएगा, हर बार जरूरी नहीं कि ये गवर्नमेंट से आए, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों इन्वेस्ट करेंगे, उनका क्या फायदा, उनका ये फायदा कि अगर उनके पास पैसा पड़ा हुआ है तो वो अगर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो जब कल को वो एनपीए रिकवर होगा तो उनको भी तो कुछ रिटर्न मिलेगा, उनको भी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ये पूरा इशू था, ठीक है, हमने मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से देख लिया। आगे बात करते हैं। देखो ये एक एडिटोरियल था ई श्रम पोर्टल के बारे में। तो ई श्रम पोर्टल क्या है, पहले इसको देखते हैं फिर एडिटोरियल को देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये ई श्रम पोर्टल है, ये क्या है, नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो ई श्रम पोर्टल में होगा क्या, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो भी हैं ये इनका एक नेशनल डाटाबेस बनेगा, ठीक है। देखो एक होता है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है, जो
सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं, ईपीएफ वगैरह जिनको मिलता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स दूसरे होते हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिलती, और इसमें देखो कौन होते हैं मेजरली, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, गिग इकोनॉमी वर्कर्स होते हैं, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं, अदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो ये सारे जो वर्कर्स हैं ना, ये आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में, और इनका डाटाबेस बनेगा नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में, ई श्रम पोर्टल के अंदर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जिसको भी ई श्रम पोर्टल के अंदर रजिस्टर किया जाएगा उसको एक ई श्रम कार्ड दिया जाएगा, और ये कार्ड क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा पूरी कंट्री में, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें इंस्टेंट बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपको एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, ठीक है, एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। दूसरा, आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जितने भी होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, वो इस पोर्टल के थ्रू आपको मिल पाएंगे, ऑलराइट। और इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करेंगी अगर कोई कैलेमिटी आती है, कोई पेंडेमिक आता है, जैसे कि अभी कोविड आया, ठीक है। कोविड के दौरान सारे जो वर्कर्स थे वो वापस अपने गांव की तरफ बढ़े, ठीक है, उन्होंने रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट किया, तो उस समय कोई भी आगे नहीं आया था हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो उस समय के लिए, ऐसे समय के लिए, पेंडेमिक्स के दौरान, कैलेमिटीज के दौरान, यहाँ पे गवर्नमेंट आगे आएगी थ्रू दीज ई श्रम पोर्टल्स, ओके। तो ये याद रखना है आपको। अब देखो, ये तो था प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया। अब आते हैं एडिटोरियल पे, जो कि है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, ओके। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इसमें ये बोली गई है कि ई श्रम पोर्टल जो बनाया गया है, इसमें बेसिकली क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक नेशनल डाटाबेस बनाया जाएगा। बेसिकली इसमें कोशिश की जाएगी कि 400 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इसमें ऐड किया जा सके, ठीक है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन बहुत डिले के साथ आया। सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था, वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में पास हुआ था, तब भी बात की गई थी कि इसका एक डाटाबेस होना चाहिए। अब देखो, आप खुद सोचो, हम जो कोशिश कर रहे हैं आईएएस बनने की, ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने की कोशिश करें। अब एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम को इनको इम्प्लीमेंट करना है, तो इनके पास डाटा तो होना चाहिए कि कितने लोग इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इनके पास डाटा होना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आता है, उनके अंतर्गत भी क्या कैटेगराइजेशन हो सकता है। डाटा ही नहीं होगा तो आप इंप्लीमेंट करोगे कैसे? तो 2008 में आ गई ये स्कीम, लेकिन डाटाबेस अब आ रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो कि इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा डिले के साथ आया। तब तक, जब तक ये आया नहीं था नेशनल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तब तक किस स्थिति में ये एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा होगा आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन आज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 0.61 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। तो इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है, लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होने वाली है। दूसरा, इसमें कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है, ठीक है। इनिशियल जो इंस्टेंट बेनिफिट के तौर पर सिर्फ यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्कीम नहीं बनाया है इसको, ठीक है। दूसरा, यहाँ का इशू ये है कि एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी रजिस्टर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, अलग पोर्टल्स में। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो कि वर्कर्स हैं, वो अलग से अपने आप को क्यों, उनके पास क्या इंसेंटिव है कि वो अपने आप को इस नेशनल डाटाबेस में इंक्लूड करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी असर पड़ेगा अगर आप पीनलाइज करोगे उन वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स को जो रोकते हैं वर्कर्स को यहाँ पे रजिस्टर करने से। देखो, अभी फिर हो गया पावर कट, ठीक है, पावर कट हो गया। अब अगर मैंने ये वीडियो स्टॉप किया ना, तो ये आज फिर लेट होगा, इसीलिए मैंने यहाँ से अपनी इमेज हटा दिया है। होप हट गई हो, और नहीं हट गई हो तो आप बेयर कर लेना इससे, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं। अब हमने बात कर ली थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो देखो, हमने यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की थी। यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी यहाँ पे इफेक्ट हो सकती है अगर हम यहाँ पे उन लोगों को, एम्प्लॉयज़ को पीनलाइज करने लगे जो कि रोकते हैं अपने वर्कर्स को अपने आप को रजिस्टर करने से, ठीक है। तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। दूसरा, डाटा सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। यहाँ पे कैसे डाटा सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे ऐसे हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक डाटाबेस बनेगा जो कि सेंटर स्टेट्स के साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है जो कि ये इंश्योर करे कि डाटा यहाँ पे डाटा थेफ्ट नहीं होगा। फिर कुछ डेफिनेशनल इश्यूज भी, जैसे यहाँ पे काफ़ी एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन रखा गई है, जैसे कि जिन भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को ईपीएफ या ईएसआई के अंतर्गत कवर किया गया है, उनको इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है, नेशनल डाटाबेस में। इसके साथ साथ यहाँ पे जो एजेड वर्कर्स हैं, 59 प्लस एज वाले वर्कर्स हैं, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो काफ़ी एक्सक्लूजनरी और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन है, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन किस तरह से है।
कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन ऐसे है कि इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो वर्कर्स हैं उनको आप यहाँ पे बता नहीं सकते कि कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला वर्कर है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं पहले बाकी दिन, और बाकी पार्ट टाइम काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एज गिग इकोनॉमी वाले सेक्टर में, ठीक है। जैसे कि कोई आप समझ लीजिए कोई पर्सन है जो फॉर्मल सेक्टर में काम करता है सुबह से शाम तक, और जैसे ही रात होती है शाम के बाद वो ऊबर का ड्राइवर बन जाता है या जोमेटो का डिलीवरी बॉय बन जाता है, ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों यहाँ पे मिक्स हो गए ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हो जाती है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की। देन स्टेट के कोऑर्डिनेशन की बात करें, नीड ऑफ स्टेट्स कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे स्टेट का कोऑर्डिनेशन लगेगा हमको अगर हमको इसको इंप्लीमेंट करना है प्रॉपर्ली। इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, क्योंकि देखो कई सारी जगहों पे सर्वर्स ही इतने डाउन रहते हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले वर्कर्स हैं उनको उतना डिजिटल लिटरेसी भी नहीं है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी दोनों लगेंगे। इसके बाद सक्सेस जो है इसकी डिपेंड करती है इन्वॉल्वमेंट पे, तो जितना इन्वॉल्व होंगे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स, जितना इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस होगी। इसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक इशू है, ठीक है। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक इंपॉर्टेंट इशू है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी यहाँ पे एक इसको सेल रखना चाहिए। करप्शन का इशू है कि हो सकता है कि जब इनका अगर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा हो तो इनको हरासमेंट फेस करनी पड़े अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट पाने के लिए। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं ट्रिपल लिंकेज की, कि ऑथर एक वे फॉरवर्ड सजेस्ट करते हैं कि ये तो बहुत अच्छी स्टेप है, इसके कुछ इश्यूज को अगर हम टैकल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी स्टेप है ये, ठीक है। जो ई श्रम पोर्टल है ये ऑलरेडी एक अच्छी स्टेप है, लेकिन इसको हम दो और चीज़ों के साथ मिला सकते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, इस स्कीम के साथ मिला सकते हो, प्लस साथ में इसको इलेक्शन कमीशन कार्ड के साथ मिला सकते हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो वन नेशन वन राशन कार्ड अगर होगा तो कोई भी वर्कर, चाहे फिर वो माइग्रेंट वर्कर भी हो, वो किसी भी जगह पे जाके इस राशन कार्ड का यूज़ कर सकता है और जो हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्ड की क्यों बात कर रहे हैं, वोटर ID कार्ड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो आधार कार्ड आज की डेट में सबके पास नहीं होता है, ठीक है। और आधार के कंपल्शन के ऊपर हम ऑलरेडी कई बार इसके ऊपर कई सारे जजमेंट्स देख चुके हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए या गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए आधार कार्ड हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों को अगर आप मिला देते हो तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिससे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को हेल्प कर सकते हो। तो ये पूरा इशू था। आगे बात करते हैं, चाइना क्वेश्चंस इंडियाज मिसाइल प्रोजेक्ट। तो चाइना ने इंडिया के मिसाइल प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन खड़े करे हैं। तो इशू क्या है पहले ये समझो। चाइना ने बोला देखो अभी इंडिया ने अग्नि 5 का टेस्ट किया, ठीक है, और अग्नि 5 का जो हमारा टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा सफल हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो अग्नि 5 की जो रेंज है ना वो 5000 किलोमीटर है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जा रहा है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है इसको, ठीक है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और यहाँ पे देखो इसमें चाइना के ऊपर, चाइना इसलिए इतनी टांग अड़ा रहा है, चाइना इसलिए इतना बीच में आ रहा है क्योंकि चाइना को डर है कि 5000 किलोमीटर में तो चाइना की भी काफ़ी सारी सिटीज़ यहाँ पे टारगेट हो सकती हैं। तो चाइना इसीलिए कह रहा है कि क्योंकि हमारी भी कई सारी सिटीज़ यहाँ पे टारगेट हो सकती हैं तो अग्नि 5 मिसाइल जो है इंडिया की वो UNSC के रिजोल्यूशन के अगेंस्ट है। अब UNSC का क्या रिजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रिजोल्यूशन था 1172, ये रिजोल्यूशन नंबर है। रिजोल्यूशन नंबर से कई सारे रिजोल्यूशन आइडेंटिफाई होते हैं UN में, ठीक है, UNSC में। तो ये 1998 में ये रिजोल्यूशन आया था। ये कब आया था, जब इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में। इस UNSC में ये कहा गया, इस UNSC रिजोल्यूशन में ये कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ना बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे, ना ही कोई ऐसे वेपन प्रोग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। और जो भी इनका फिसाइल मटेरियल प्रोडक्शन हो रहा है इनको सीज करेंगे, ये कहा गया था UNSC रिजोल्यूशन 1172 में, ठीक है। लेकिन ये एक नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन है, तो इंडिया ने कहा ये एक नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन है और हम पीसफुल पर्पसेस के लिए और अपने डिफेंस में ये जो हम बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं पीसफुल मिशंस के लिए, ठीक है। और देयरफॉर देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स ऑन इंडिया, तो इंडिया में एक्चुअल में कोई कंस्ट्रेंट आज की डेट में नहीं है। ये जो रिजोल्यूशन है ये नॉन बाइंडिंग है, लेकिन चाइना को डर है कि हम उनके ऊपर हमला ना कर दें, इसीलिए चाइना थोड़ा सा डर रहा है। अब देखो यहाँ पे आयरनी देखो, चाइना ये बोल रहा है कि इंडिया कैसे कर रहा है और चाइना खुद पाकिस्तान को डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है न्यूक्लियर पावर डेवलप करने में। तो एक तरफ चाइना कहता है कि UNSC का 1172 रिजोल्यूशन मानो, जिसमें कि UNSC ने कहा था इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन चाइना खुद पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। जैसे अभी
चाइना ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम को यहाँ पे हेल्प की थी, ठीक है। और चाइना ने यहाँ पे एक ट्रैकिंग सिस्टम इनको दिया था जो मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स को यहाँ पे डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो ट्रैकिंग सिस्टम टू स्पीड अप डेवलपिंग ऑफ मल्टी वॉरहेड मिसाइल, तो मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स के लिए ये हेल्पफुल होगा ट्रैकिंग सिस्टम जो चाइना ने दिया है पाकिस्तान को। तो देखो ये आयरनी देखो, ठीक है। और आपको पता होगा हमारे पूरी कंट्री जो पूरा ग्लोब है इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर वेपन होने की यहाँ पे लेजिटिमेसी है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर्ड नेशन होने की लेजिटिमेसी है। कौन सी है ये 5 कंट्रीज? जो हमारी यूएनएससी की 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं, ठीक है। तो फेसर यानी कि फ्रांस, अमेरिका यूएस, ठीक है, चाइना, इंग्लैंड यानी कि यूके और रशिया, इन 5 के पास यहाँ पे लेजिटिमेसी है न्यूक्लियर पावर्ड वेपन्स, न्यूक्लियर पावर्ड नेशन होने की, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। आगे बात करते हैं, देखो अग्नि 5 की बात करें तो थोड़ा सा देख लो अग्नि 5 को। ये कौन से मिशन के अंतर्गत डेवलप हुई है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। ये 1983 का प्रोजेक्ट था। इसमें अग्नि मिसाइल लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसमें देखो कुल मिला के 5 मिसाइल थी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, पटना, ठीक है। तो यहाँ पे P फॉर पृथ्वी, A फॉर आग, ठीक है, T इज फॉर यहाँ पे त्रिशूल, N इज फॉर नाग एंड A इज फॉर अग्नि, ठीक है। A इज फॉर आकाश, ओके, यहाँ पे आकाश है इसका मतलब। तो इन 5 मिसाइल्स को यहाँ पे डेवलप किया गया था। धीरे धीरे इनका अपग्रेडेशन हो रहा है। अभी अग्नि 5 आई है। तो ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। 8000 किलोमीटर, देखो वैसे तो 5000 या 5500 किलोमीटर्स है, लेकिन 8000 किलोमीटर्स भी कहा जा रहा है इसकी जो रेंज है उसको। 1.5 टन का वॉरहेड उठा सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक है। न्यूक्लियर वॉरहेड आप इसमें डाल सकते हैं। चाइना की कई सारी सिटीज़ को ये यहाँ पे तबाह कर सकती है। और ये अग्नि 5 इससे पहले अग्नि 4 तक आ चुकी है, अग्नि सीरीज, ठीक है। तो अलग अलग रेंज की अग्नि मिसाइल्स आ चुकी हैं और डीआरडीओ इसको डेवलप कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, देखो रशिया लेड ब्लॉक टू होल्ड मिलिट्री ड्रिल्स ऑन अफगानिस्तान बॉर्डर। तो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर रशिया का एक मिलिट्री ब्लॉक है जो कि यहाँ पे मिलिट्री ड्रिल्स करेगा, ठीक है। तो ड्रिल्स क्या है? यहाँ पे मिलिट्री मॉक एक्सरसाइजेस करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इशू है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इस रशिया लेड ब्लॉक की बात करते हैं। तो रशिया लेड ब्लॉक जो है, जो मिलिट्री ब्लॉक है, इसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली आप देखोगे ना तो ये यूरेशियन काउंटर पार्ट है नेटो का। नेटो जो है ये अमेरिका का, यूएस का यहाँ पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये जो है ये यूरेशियन काउंटर पार्ट है नेटो का, ठीक है। तो बेसिकली ये रशियन लेड मिलिट्री अलायंस है जिसमें 6 कंट्रीज आती हैं और 2002 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। देखो ये याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन 2002 में बना था, लेकिन जो ट्रीटी थी ना ये बनी थी 1992 में, ओके। और इस ट्रीटी को, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी को ताशकंद ट्रीटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन? ये बेसिकली आर्म सेल्स को बढ़ावा देगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, मिलिट्री ट्रेनिंग को बढ़ावा देगा और एक्सरसाइजेस को बढ़ावा देगा, ठीक है। जैसे कि नाटो क्या करता है कि अगर किसी भी एक पर्सन, एक कंट्री के ऊपर कोई भी यहाँ पे मिलिट्री अटैक होता है तो बाकी सारी कंट्रीज उसके सामने आ जाती हैं। उन सबको लगता है कि ये जो अटैक करने वाला है ये हमारा भी दुश्मन है। सेम कंसेप्ट पे चलता है ये वाला कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी सेम कंसेप्ट पे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन है? अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, ठीक है। और अफगानिस्तान और सर्बिया जो हैं ये दोनों ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और ये भी याद रखना कि ये जो 1992 में जब साइन हुई थी ये ट्रीटी तो कौन कौन था? अर्मेनिया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान था, ठीक है। आज की डेट में देखोगे तो उज्बेकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। उज्बेकिस्तान आज की डेट में इसका मेंबर नहीं है, बाकी सारे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ओके। अब देखो ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ में ये था कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से सीधी बॉर्डर लगती है तजाकिस्तान की, और तजाकिस्तान ही एक इकलौता ऐसी कंट्री है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जिसके साथ अफगानिस्तान की सीधे बॉर्डर लगती है। तो यहाँ पे तजाकिस्तान के ऊपर कोई मिलिट्री खतरे ना हो, इसीलिए रशिया की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है CSTO, ये यहाँ पे कोशिश करेगी कि तजाकिस्तान में मॉक ड्रिल्स कर सके। तो तजाकिस्तान में मॉक ड्रिल्स कर सके, इसकी यहाँ पे CSTO तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये ही पूरा इशू है। तो यूएस की यहाँ से अब्रप्टली विड्रॉ करने के बाद अफगानिस्तान से यूएस के सडन विड्रॉल के बाद यहाँ पे रशिया अपने आप को यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहता है इस रीजन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। रशिया बेसिकली यहाँ इस रीजन में अपनी हेजेमनी को एस्टैब्लिश करना चाहता है। आगे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट इशू है हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो देखो ये इशू क्या है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इशू क्या है? देखो अभी जो न्यूज़ आई थी उसमें क्या कहा था, जो परसों न्यूज़ आई थी उसमें ये कहा गया
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो बहुत सारी अपील्स आई थी इस इशू को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रीवियस जजमेंट्स आ गए हैं इसके ऊपर मैं वापस सुनवाई नहीं करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा यहाँ पे कि जो प्रीवियस जजमेंट आ गए हैं इनको मैं वापस से ओपन नहीं करूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन है क्या। तो देखो, रिजर्वेशन समझते हैं पहले। तो ये आप पिक्चर देखिए, ये इक्वालिटी है और ये इक्विटी है। इक्वालिटी का मतलब होता है सभी को सेम चीज देना, सभी को सेम अपॉर्चुनिटी देना। लेकिन इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब सब लोग अलग अलग हैं और सबको इक्वल करने के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देना। तो इसको आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी इसको आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लेकिन पॉजिटिवली हो रहा है। ठीक है, आप किसी के अगेंस्ट नेगेटिवली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, आप सभी को इक्वल करने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, और ये बेसिकली क्यों किया जाता है? सोशल एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए। जो भी पुराने चले आ रहे हैं, बैकवर्डनेस चली आ रही है, स्टीरियोटाइप्स चले आ रहे हैं, उनको कर्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कास्ट के बेसिस पे SC STs को पीछे रखा जाता है। ठीक है, इकोनॉमी के बेसिस पे, तो यहाँ पे अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासेस, कास्ट हैं जो पीछे हैं, पिछड़ी हैं। ठीक है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको इक्वल लाने के लिए बाकी समाज से, इसलिए ये रिजर्वेशन दिया जाता है। अब देखो, मैं बात करूं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं, तो इसके पॉजिटिव्स क्या क्या हैं। तो ब्रेक स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो ये स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए एक अच्छा मेथड है रिजर्वेशन। फिर सोशल मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब पहले जो स्ट्रिंजेंट था, जो रिजिड क्लासेस का डिवीजन हुआ करता था, इसमें मोबिलिटी आ गई। ठीक है, मतलब अपर क्लास अब जरूरी नहीं है सिर्फ अपर क्लास ही अपर प्रोफेशंस में रहे, अब लोअर क्लासेस जो स्टीरियोटिपिकल लोअर क्लासेस हैं वो भी ऊपर आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो पहले हो चुका है उसके लिए कंपनसेट कर रही है गवर्नमेंट बाय गिविंग रिजर्वेशन। ओके, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे मेरिटोक्रेसी का यहाँ पे इरोजन हो जाता है। जो पर्सन ज्यादा मेरिट होल्ड करता है उसको यहाँ पे वो पीछे रह जाता है, और रिजर्वेशन के बेसिस पे जो दूसरा पर्सन है वो आगे बढ़ जाता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए रिजर्वेशन को यूज किया जाता है। ठीक है, जहां जेन्युइन जरूरत नहीं है वहां पे भी इसको यूज कर लिया जाता है पॉलिटिक्स के गेन के लिए। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता होना चाहिए। बैलेंस यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि सोशल मोबिलिटी हो, हमारे देश में इक्वालिटी स्टैब्लिश हो, लेकिन मेरिटोक्रेसी के यहाँ पे कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, मेरिटोक्रेसी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, इफिशिएंसी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमको रैशनलाइज करने की जरूरत है रिजर्वेशंस को। ठीक है, मतलब कि इनको प्रॉपर क्राइटेरिया के ऊपर देने की जरूरत है, जहां जरूरत हो वहां देने की जरूरत है। ठीक है, और इसके लिए प्रॉपर प्रूफ्स होने चाहिए आपके पास कि यहाँ पे सच में इसकी जरूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की। देखो, आपको पता होगा रिजर्वेशन, नॉर्मल रिजर्वेशन के बारे में आपको पता होगा, जो एजुकेशन में मिलता है। ठीक है, अलग अलग कोटाज होते हैं ना जो एग्जाम्स में मिलता है। लेकिन एक बार आप उस सर्विस में आ गए, उसके बाद आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन अगर मिलता है तो उसको कहते हैं रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 16 जो है ना इसकी बात करता है गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, तो 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 जो है ये इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन जो 16 क्लॉज 4 और 4A है ये बात करते हैं रिजर्वेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की। तो 16 क्लॉज 4 बोलता है कि रिजर्वेशन देना चाहिए हमको अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट में। ठीक है, लेकिन 16 क्लॉज 4A बाद में डाला गया था, ये कहता है कि मैटर्स ऑफ प्रमोशन में भी, जो प्रमोशन होगा जब आप एक बार सर्विस में घुस गए, उसके बाद प्रमोशन में भी जो SC ST कास्ट हैं उनके लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये कहता है 16(4)A। ठीक है, तो स्टेट यहाँ पे रिजर्वेशन दे सकती है प्रमोशन के केसेस में SC और ST को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पढ़ो, स्टेट कैन लिखा है, स्टेट कैन मेक प्रोविजन, यहाँ पे भी लिखा है स्टेट कैन मेक प्रोविजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कि ये स्टेट कैन मेक, यानी कि स्टेट बना सकती है ये प्रोविजंस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्टेट बनाए। अब यही इशू आया था थोड़े दिन पहले, ठीक है, शायद फरवरी का इशू है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो 16 क्लॉज 4 और 4A है ये इनेबलिंग प्रोविजंस ही है सिर्फ। ठीक है, इनेबलिंग प्रोविजंस का मतलब क्या है कि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। कोई भी SC ST पर्सन आके ये नहीं कहेगा कि ऐसा 16 क्लॉज 4 या 4A में लिखा है कि आपको हमको यहाँ पे रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। रिजर्वेशन चाहे फिर अपॉइंटमेंट में हो या फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, आपको हमको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकती, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी कि स्टेट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंडेंट है कि वो आपको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। देन देखो, अब थोड़ा सा जजमेंट्स देख लो। इंदिरा साहनी केस आया था। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 1992 में। इसमें बोला गया कि 16 क्लॉज 4 जो है इसको एग्जामिन किया गया और ये कहा गया कि जो क्रीमी लेयर है OBC की उसको आप रिजर्वेशन नहीं देंगे, दूसरा आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी नहीं देंगे, और जो भी रिजर्वेशन देंगे आप, टोटल रिजर्वेशन कोटा जो भी देंगे वो 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब इसके रिस्पॉन्स में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक टसल देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पे इंदिरा साहनी केस में जुडिशरी ने कह दिया कि आप
प्रमोशन नहीं देंगे रिजर्वेशन में। 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट जो है यहाँ पे आर्टिकल 16(4)A ले आई। इसमें पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं भाई, हम तो रिजर्वेशन देंगे प्रमोशन में। देखो 16 क्लॉज 4A क्या बोलता है कि हम स्टेट चाहे तो वो रिजर्वेशन दे सकता है इन प्रमोशंस ऑल्सो, ठीक है, बेस्ड अपॉन द बैकवर्डनेस। तो ये यहाँ पे इसका एक टसल देखने को मिलेगा आपको एग्जीक्यूटिव और या फिर लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक नया केस आता है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। ये कहता है कि 16 क्लॉज 4A जो है ये वैलिड है, ठीक है, लेकिन अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो आपको 3 चीजें यहाँ पे इंश्योर करनी पड़ेगी और इसका प्रूफ देना पड़ेगा, इसका डाटा देना पड़ेगा प्रॉपर्ली। क्या कि जो भी क्लास को आप दे रहे हो, जो भी कास्ट को आप दे रहे हो, जिस भी कम्युनिटी को दे रहे हो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। दूसरी चीज की यहाँ पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है उनका पब्लिक इसमें एम्प्लॉयमेंट में। और तीसरा, इफिशियंसी इफेक्ट नहीं होगी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप ये रिजर्वेशन देते हो तो, ठीक है। लेकिन फिर आगे आया जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस ऑफ 2008। इसने कहा कि आपको स्टेट को कोई क्वांटिफाइबल डाटा देने की जरूरत नहीं है बैकवर्डनेस के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप सीधे स्टेट चाहे तो स्टेट अपनी डिस्क्रिप्शन पे ये डिसाइड करेगा कि आपको रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना है या नहीं देना है, और इसके लिए आपको हमें कोई डाटा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि हम आपका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर आप इसका रिजर्वेशन देते हैं तो हम आपका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से कोई डाटा देने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इनेबलिंग प्रोविजन है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है 16 क्लॉज 4A, ठीक है। स्टेट यहाँ पे बाउंड नहीं है, स्टेट का डिस्क्रिशन है। और यहाँ पे बात की गई फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए, फॉर्मली भी और सब्सटेंसिव भी, ठीक है, मीनिंगफुल भी होनी चाहिए इक्वालिटी, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। आगे बात करते हैं, देखो लेफ्ट ओवर आर्टिकल हैं कुछ। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज फेस स्ट्रिक्टर पासपोर्ट रूल। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज को स्ट्रिक्टर पासपोर्ट रूल्स फेस करने पड़ रहे हैं। 15 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जो दिल्ली के ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने कल पढ़ा था, AUKUS, ठीक है। इसके बारे में एक आर्टिकल है, और कल हमने जो टेलीकॉम सेक्टर की बात की थी उसके बारे में एक आर्टिकल है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा। आगे बात करते हैं कल के इश्यूज की, कल के जो क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज पूछी है ब्रह्मपुत्रा की, तो तीनों ही ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे 1 2 3 आंसर होगा। और इंडियन ओशन डायपोल के बारे में पूछा है। तो देखो, इंडियन ओशन डायपोल फिनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये गलत है। देखो सपोज कि ये इंडिया है तो ये इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया है यहाँ पे, और यहाँ पे अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडियन ओशन है, यहाँ पे भी है। तो इस वाले पोल और इस वाले पोल, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडियन ओशन के बीच में जो सी सरफेस का टेम्परेचर का डिफरेंस है वो यहाँ पे कैरेक्टराइज होता है, उससे आईओडी कैरेक्टराइज होता है। तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है अल नीनो को, ये सही है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सही है, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं, देखो आज के क्वेश्चन हैं ये 2 आपके लिए, हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप इसके आंसर्स करोगे। बटलर कमेटी के बारे में है और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, ये क्रोनोलॉजी आपको बतानी है इसमें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।